हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने मोल परसेंट और मास परसेंट निकालना सीख लिया था। इसके अलावा मैंने आपको एवरेज एटॉमिक मास, जो इम्पोर्टेंट टर्म है, एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना, फाइंड आउट करना सिखाया था। और इसके ऊपर बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आई होप आप लोगों को याद होगा फॉर्मूला क्या था। एवरेज मॉलिक्यूलर मास का क्या फॉर्मूला था, वो बताएगा? m1 n1 प्लस m2 n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2, और अगर 3 हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस m3 n3 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। इसके अलावा एक और फॉर्मूला था, कौन सा? W टोटल अपॉन n टोटल। तो ये आपकी दो फॉर्मूले थे, किसके लिए? एवरेज मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, ये हमने देख लिया था। आज हम एक इम्पोर्टेंट टर्म, एक और नई चीज स्टार्ट करते हैं, वो है आपका वेपर डेंसिटी। क्या है वेपर डेंसिटी? कि वेपर डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट टर्म है आपका वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, देखिए वेपर डेंसिटी होता क्या? एक तो नॉर्मल डेंसिटी, जो आप लोगों को पता होगा कि नॉर्मल डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये तो पता है हमें। एक नई टर्म होती है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी के अगर इसकी डेफिनेशन हम देखें तो इसको हम कह सकते हैं, वेपर डेंसिटी इज द डेंसिटी विथ रिलेटिव टू हाइड्रोजन गैस। इसको हम किसी गैस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, और वो गैस होती है आपकी हाइड्रोजन गैस। तो इसको हम कह सकते हैं कि वेपर डेंसिटी is the density of a gas with respect to density of hydrogen gas, या इसको हम कह सकते हैं वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस। कुछ भी, कोई सी भी गैस हो सकती है जिसकी हमें निकालनी है। डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। अब देखो वेपर डेंसिटी फाइंड आउट कैसे करते हैं। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर। आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी आपकी? PV इक्वल टू nRT। n क्या होता है? मोल। मोल को मैं लिख सकता हूँ मास अपॉन मोलर मास, या यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख देता हूँ W बाई एम इंटू आर टी। क्लियर है? मैं V को नीचे ले लेता हूँ और M को ऊपर ले लेता हूँ। तो PM इक्वल टू क्या हो गया आपके? W बाई वी इंटू आर टी। W बाई वी क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो W बाई वी को मैं D लिख सकता हूँ। PM इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? D आर टी। ये एक नई इक्वेशन है, या फिर आप इसे लिख सकते हो D इक्वल टू PM अपॉन आर टी। तो एक और फॉर्मूला है ये आइडियल गैस इक्वेशन का, ये कि अगर आपको डेंसिटी दी हुई है तो आप डेंसिटी इक्वल टू PM अपॉन आर टी से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे यहाँ पे। कैसे? देखिए D इक्वल टू PM अपॉन आर टी। यहाँ पे वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी क्या है आपका? डेंसिटी ऑफ एनी गैस। किसी भी डेंसिटी के लिए अगर हम लिखें, किसी भी गैस के लिए, तो P M आपका मोलर मास ऑफ गैस, जिस गैस के लिए आपको निकालनी है डेंसिटी, डिवाइड बाई RT, डिवाइड बाई RT डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ H2 गैस। तो P मोलर मास ऑफ H2 गैस डिवाइड बाई RT। क्लियर यहाँ तक? RT से RT कैंसल, P से आपका P कैंसल, क्या बचा? वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H2। मोलर मास ऑफ H2 कितना होता है? 2। तो यहां से आपके पास वेपर डेंसिटी का एक फॉर्मूला आ जाता है, वो आता है मोलर वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ एनी गैस डिवाइड बाय 2। किसी भी गैस के लिए अगर आपको वेपर डेंसिटी निकालनी है तो उस गैस का मोलर मास डिवाइड बाय 2 कर दो आप, तो आपको उसकी वेपर डेंसिटी मिल जाएगी। या फिर यहां से हम लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ गैस, ये होता है आपका ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है कि
मोलर मास और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन है। कभी कभी क्वेश्चंस में आपको वेपर डेंसिटी दे दी जाती है, मोलर मास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब आप उस गैस का मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करें, ये तो चीज चलो ठीक है थी, सिंगल गैस के लिए थी। अगर हम सिंगल गैस की बात करें तो सिंगल गैस के लिए तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर आपको मिक्सचर दिया हुआ है, अगर आपको मिक्सचर दिया हुआ है, सपोज करो ये तो थी आपके पास 4 सिंगल गैस, अगर आपको गैस का मिक्सचर दिया हुआ तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मोलर मास की जगह क्या आ जाएगा आपका मोलर मास ऑफ मिक्सचर। जो आपका मोलर मास है गैस का वो किसका आ जाएगा, मिक्सचर का। यहाँ गैस की जगह ऐसा लिख दो डायरेक्ट मिक्सचर, मोलर मास ऑफ मिक्सचर। ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपके ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी किसकी आएगी, अब मिक्सचर की वेपर डेंसिटी आएगी। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको मिक्सचर की वेपर डेंसिटी भी दी जाती है, तो मिक्सचर की वेपर डेंसिटी के से आपको क्या मिलेगा, मिक्सचर का मोलर मास मिलेगा, एवरेज मोलर मास। ठीक है, तो वहां से हम दोनों चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, कभी कभी जैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं पूछ ले जाते हैं। ठीक है, सिंपल से है। अगर इसके ऊपर बेस्ड में आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल कराऊं कि सपोज करो आपको 2 गैस दी हुई है, O2 एंड O3। ठीक है, और उनका मोलर रेशियो कुछ भी दिया हुआ है, सपोज करो लगभग मोल रेशियो हम निकाल लेते हैं 2:1 दिया हुआ है। क्या दिया है, 2:1 मोल रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको निकालनी है उसकी वेपर डेंसिटी मिक्सचर की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका मोलर मास निकालना पड़ेगा मिक्सचर का। वो कैसे हम निकालेंगे, मिक्सचर मास, मोलर मास ऑफ मिक्सचर M1 N1 प्लस M2 N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। M1 32 इंटू 2, 32 इंटू 2 प्लस 48 इंटू 1, 48 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 3। तो यहां से आपके पास मोलर मास आ जाएगा मिक्सचर का, कितना होगा, 64 प्लस 48 112 बाई 3। ये आ गया आपके पास मोलर मास मिक्सचर का। आपको क्या पूछा है, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तो वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगी आपकी, अगर मिक्सचर के लिए हम लिखें तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाई 2। मोलर मास कितना है, 112 बाई 3, तो 112 बाई 3 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपके पास 112 बाई 6। तो ये आपका क्या रहेगा आंसर। तो इस तरह से आपके पास एक नई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें आपको मोलर मास ना देके आपको वेपर डेंसिटी दे दी जाती है। कभी वेपर डेंसिटी पूछ लेता है मोलर मास देके। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी आपके एग्जाम्स में, तो इसे नोट करो आप। फिर उसको इसके ऊपर बेस्ड हम 1-2 न्यूमेरिकल्स और करते हैं। ठीक है, प्लीज नोट। ओके, तो आप आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके ऊपर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं छोटा सा, ताकि आपकी क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट दी मोलर मिक्सचर। क्या आपको कैलकुलेट करना है, मोलर मिक्सचर, और वी कैन से मोलर कंपोजिशन। कैलकुलेट द मोलर कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर in which SO2 and SO3 gases are present and moves, and the vapor density of mixture is 36। आपको क्या निकालना है, मोलर कंपोजिशन। कल हमने ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस किए थे बहुत सारे। ठीक है, तो अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपसे ये होगा। आपको SO2 और SO3 का मोलर कंपोजिशन निकालना है, और आपको क्या दिया, वेपर डेंसिटी दी हुई मिक्सचर की। वही अप्रोच स्टार्ट करो,
पहले वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर से मोलर मास निकालो मिक्सचर का और फिर सोल्व करो, ट्राई करो एक बार, फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आपको मिक्सचर दिया हुआ है, ठीक है, इसका दिया हुआ एक तो SO2 का और एक क्या है आपके पास SO3। कल मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, यहाँ पे अगर हम वेपर डेंसिटी निकालें मिक्सचर की तो क्या दी हुई है आपको 36। हम मोलर मास निकाल सकते हैं मिक्सचर का। मिक्सचर का मोलर मास क्या होगा आपका ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, तो ट्वाइस इंटू 36, ये आ गया आपके पास मिक्सचर का मोलर मास 72। क्लियर। अब यहाँ पे कल मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी 50-50 वाली, देखते हैं वो इस पे लगती है नहीं। SO2 का मोलर मास कितना होता है 16 2 32 32 32 64 48 प्लस 32, ये हो गया आपका 80। इन दोनों का अगर हम एवरेज करें 64 प्लस 80 डिवाइड बाई 2, तो आपके पास क्या आता है आंसर, ये होगा आपके पास 8 डिवाइड बाई 2 72। तो ये आपका क्या है मोलर मास ऑफ मिक्सचर, और यही आपका क्या आ रहा है एवरेज मोलर मास। इसका मतलब इन दोनों का रेशियो क्या होगा 50-50। करेक्ट, क्या होगा 50%, तो ये होगा आपका और 50% ये होगा। या इसको अगर मोल रेशियो में निकालना चाहो तो 1:1। ठीक है, आया समझ में। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन में मोलर मास देखो और उसका एवरेज निकाल के देख लो। अगर बराबर आ जाता है तो 50-50, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन वही सोल्व। लेकिन अगर नहीं आता है तो फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ के उसको फिर सोल्व करेंगे। ठीक है, इसको नोट करो। एक और क्वेश्चन में आपको इसी टाइप के ऊपर दे देता हूं, कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी of mixture of O2 and O3 mixture of a calculate the vapor density of mixture of calculate the vapor density of a mixture in which O2 and O3 gases are present in 4:3 मास रेशियो। इसमें प्रेजेंट है आपके 4:3 में। ठीक है, आपको वेपर डेंसिटी फाइंड आउट करनी है मिक्सचर की। ठीक है, जिसमें क्या है O2 और O3 गैसेस है और उनका मास रेशियो दिया हुआ। मास रेशियो के ऊपर भी हमने कल बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। ठीक है ना, आई होप आपको याद होंगे, आपने सोल्व किए होंगे। तो इसे नोट करो, फिर इसे एक बार ट्राई करो, फिर देखते हैं हम सोल्व करके। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है आपको, मास रेशियो दिया हुआ है। आपको क्या निकालनी है, वेपर डेंसिटी निकालनी है। तो वेपर डेंसिटी मिक्सचर के निकालने के लिए आपको मोलर मास निकालना पड़ेगा मिक्सचर का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसका फॉर्मूला हमने कल देखा था, M1 प्लस M2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। आपको दिया हुआ है मास रेशियो, ये आपका मिक्सचर है। ठीक है, इसमें आपके दो गैसेस है O2 और O3। इनका मास रेशियो दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है मास रेशियो, कितना है आपका 4:3। क्या हम इससे मोल रेशियो निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कल हमने देखा था। मोल रेशियो कैसे निकालेंगे, मास अपॉन मोलर मास। मास डिवाइड बाय मोलर मास कितना होता है 32:3 डिवाइड बाय 48। इसको हमने कल सोल्व किया था। 16 2 32, 16 3 48, 2 से गया 2 टाइम्स और ये 3 से गया 1 टाइम्स, तो 2:1 का क्या आ जाएगा आपके पास मोल रेशियो। जो आपको मोल रेशियो है वही आपका नंबर ऑफ मोल्स मान लीजिए आप उसको, और आपके पास M मिक्सचर आ जाएगा। मोलर मास ऑफ मिक्सचर कितना आ जाएगा
M1 कितना है, O2 16 इंटू 2 32 इंटू 2 प्लस M2 N2 है आपका 1 और M2 हो गया कितना 16 3 जा 48 तो 48 इंटू 1 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 3। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो 64 प्लस 48 अभी हमने सोल्व किया था 112 बाई 3 ये आ गया था आपके पास मोलर मास किसका, मिक्सचर का। आपको क्या निकालनी है, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होती है आपकी मिक्सचर के लिए, मोलर मास ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाई 2 तो 112 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 ये आ गया आपके पास 100 या इसको हम लिख सकते हैं 56 डिवाइड बाई 3। तो इस तरीके से आप वेपर डेंसिटी वाले क्वेश्चंस को भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। एक नई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो गई, कुछ नहीं, जो कल हमने सीखा था उसी को एक स्टेप आगे हमने बढ़ा दिया। कल हमने मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकालना सीखा था और आज हमने वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकालना सीखा है, ठीक है। वो सेम टाइप की वैरायटी अगर आपके कल प्रैक्टिस की होगी और आपके क्वेश्चंस हुए होंगे तो आज आपको ये क्वेश्चंस आसानी से हो गए होंगे क्लियर, ठीक है। तो इसके ऊपर बेस्ड हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, ठीक है। इसको नोट करो आप, फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। ओके, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, आपको दिया हुआ है द डेंसिटी ऑफ ए gaseous mixture, the density of a gaseous mixture of N2 and O2 is 3.2 gram per ml at 2.463 atm pressure and 300 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट करना है मोलर कंपोजिशन। कैलकुलेट दी मोलर कंपोजिशन। मोलर कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ, मोलर कंपोजिशन मतलब N2 कितने परसेंट है और O2 कितने परसेंट है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, द डेंसिटी ऑफ ए गैसियस मिक्सचर N2 एंड O2 इज 3.2 ग्राम पर ml। मतलब एक गैसियस मिक्सचर है N2 O2 का, ठीक है। उसकी जो डेंसिटी दी हुई है 3.2 ग्राम पर ml दी हुई है। आपको प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट करना है मोलर कंपोजिशन। इसको एक बार वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, फिर हम सोल्व करते हैं। ओके, तो इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें, किसी ने अगर इसको जो हमें डेंसिटी दी हुई है इसको अगर किसी ने वेपर डेंसिटी ले लिया है कि वेपर डेंसिटी आपकी 3.2 हो गई और उससे मोलर मास निकाल लिया तो आपने गलत किया, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी दी हुई है, वेपर डेंसिटी नहीं दी हुई है। डेंसिटी यूनिट है आपकी 3.2 ग्राम पर ml, ठीक है। ये आपकी डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वेपर डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे मिक्सचर के लिए। देखिए, अगर आपको मोलर मास निकालना है, क्या निकालना है आपको, मोलर मास। मोलर मास फाइंड आउट करना है, लेकिन आपको दिया हुआ है एक तो डेंसिटी या फिर आपको दी हुई एक तो वेपर डेंसिटी और एक आपको दी हुई है डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी से आप कैसे निकालोगे, मोलर मास क्या होगा आपका, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। इससे आपको मोलर मास निकालना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको डेंसिटी दी हुई है तो आपको वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो मैंने अभी आपको बताया, Pm इक्वल टू DRT। क्या था, Pm इक्वल टू DRT, ठीक है। Pm इक्वल टू DRT, डेंसिटी को स्मॉल डी लिख लेते हैं। तो यहाँ से आपको मोलर मास निकालना पड़ेगा मिक्सचर का या किसी भी गैस का, वो होगा आपका DRT बाई T।
इस तरीके से आपको मोलर मास फाइंड आउट करना पड़ेगा अगर आपको डेंसिटी दी हुई है तो। लेकिन अगर आपको वेपर डेंसिटी दी हुई है तो आपको मोलर मास इस तरीके से फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर है? आपको यहाँ पे डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी, तो आपको पहले इस तरीके से मोलर मास फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन होगा। देखिए मोलर मास क्या कैसे हम निकालेंगे? मोलर मास इसका आपका मिक्सचर का क्या होगा? TRT बाई टी। डेंसिटी कितनी है? 3.2। आर की वैल्यू लेंगे हम ATM और टेम्परेचर केल्विन में, तो हम क्या लेंगे? आर की वैल्यू 0.0821 इंटू टी कितना है? 300। ये आपका 300 डिवाइड बाई टी। प्रेशर कितना दिया हुआ है? 2.463। 2.463। एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको ये बता देता हूँ कि 0.0821 और 300 इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपके पास आता है 24.63। ये इसे आप याद रख लोगे तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये वैल्यू आपके काम में आती है, जहाँ पे आपको R और 300 को मल्टीप्लाई कराते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है। अदरवाइज आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3.2 इंटू ये 2.463 है और 24.63 है, 10 टाइम्स जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा मोलर मास मिक्सचर का कितना? 32। मोलर मास आ गया हमारे पास। हमें क्या निकालना है? मोलर कंपोजिशन। क्वेश्चन सोल्व हो गया है अपने पास मोलर मास आ ही गया है। उसके बाद हमें क्या निकालना है? ये आपका मोलर मास मिक्सचर का कितना दिया हुआ है? 32। अब जो मिक्सचर है उसमें आपके पास एक तो गैस है N2 और एक क्या है आपके पास? गैस O2। मोलर कंपोजिशन निकालना है। एक का हमने मान लिया x, एक का मान लिया 100 माइनस x। मोलर कंपोजिशन मोल परसेंट। ठीक है, सोल्व करो, फॉर्मूला लगाओ। 32 इज इक्वल टू m1n1 14 इंटू 2 28 इंटू x 28 इंटू x प्लस m2n2 मीन्स O2 कितना है आपका? 32 इंटू 100 माइनस x। क्लियर है? डिवाइड बाई m1 प्लस m2 n1 प्लस n2 कितना हुआ आपका? 100। इसको आप सोल्व कर लीजिए, ये नोट कर लीजिएगा। मैं इधर ही इसको सोल्व कर देता हूँ एक बार, ठीक है ना? नोट नहीं किया तो एक बार वीडियो को पॉज कर लेना। इसको मैं यहाँ सोल्व करता हूँ। 32 इंटू 100 कितना हुआ आपका? 3200 इज इक्वल टू 28x, वहां पे आएगा माइनस 32x, तो बचेगा आपके पास माइनस 4x प्लस 3200। 4x तो इधर ले लो आप। कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? थर्टी टू 100 इज इक्वल टू 28x प्लस 32। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन आ गया है। यहाँ पे जो O2 नहीं है, यहाँ पे गैस है आपका O3, ठीक है ना? इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे भी आपका कोई चेंज नहीं आएगा, केवल चेंज आएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है? O2 नहीं है, ये O3 है, क्योंकि O2 होगी तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है ना? वैसा नहीं होगा। तो 32 ये हो गया आपका 28 इंटू एक्स, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे केवल 32 की जगह क्या आ जाएगा आपका? 48। क्या आ जाएगा? 48, ठीक है? तो 48 इंटू 100, 3200 इज, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4800 माइनस 28, 48 कितना हो जाएगा? माइनस 20x। तो यहाँ से 20x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1600, ठीक है? और x की वैल्यू आ जाएगी 80। तो आपके जो मोलर मिक्सचर है उसमें N2 कितना परसेंट है? 80। कितना परसेंट है आपका? 80%। और O3 कितना है? 20%, ठीक है? तो इस तरीके से हम मोलर रेशियो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं।
इंपॉर्टेंट चीज की क्या थी यहाँ पे, आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए डेंसिटी और वेपर डेंसिटी में। मैंने आपको बताया था डेंसिटी दी हुई हो तो क्या फॉर्मूला यूज करके हम मोलर मास निकालेंगे मिक्सचर का, और अगर वेपर डेंसिटी दी हो तो कैसे मोलर मास निकालेंगे मिक्सचर का। उस मोलर, एक बार मोलर मास निकल गया मिक्सचर का, फिर तो हमारा जो सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हुए आ रहे थे पीछे इतने सारे क्वेश्चंस में, वही फॉर्मूले को अप्लाई करना है और वहां से आपको जो पूछा गया है वो आपको निकालना है। मोलर कंपोजिशन पूछा है तो वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे, आई होप आप लोगों को आया होगा समझ में। इसको एक बार नोट करो आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आगे एक और टर्म पढ़ते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन या फिर मास परसेंट जो हमने पढ़ा था वही है ये सेम, तो इसका टर्म का नाम है परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन, देखिए सिंपल है। अगर मैं आपको पूछूं परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जैसे आपको दिया हुआ है वाटर H2O, अगर मैं आपको पूछूं कि H2O के अंदर आपको हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है, मास परसेंट, तो कैसे निकालोगे? मास ऑफ 2 हाइड्रोजन डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। क्या किया आपने, जिस सब्सटेंस का परसेंटेज निकालना है उसका मास तो ऊपर रख दिया, डिवाइड क्या किया आपने, टोटल मोलिकुलर मास 18 इंटू 100। तो यही होता है आपके मास परसेंटेज या फिर परसेंट कंपोजिशन का फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला आपका परसेंटेज कंपोजिशन, या इसको हम मास परसेंट अगर हम बोले, क्या होगा ये, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। तो ये आ जाएगा आपके पास फॉर्मूला, ठीक है। सिंपल सा है, रटने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, आता है आपको, ठीक है ना, रटना नहीं है। मास परसेंट, जिसका मास निकालना है उसका मास ऊपर रखना है, डिवाइड बाय टोटल इंटू मोलर मास इंटू 100, ठीक है। इसके ऊपर बेस हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है ना, सिंपल सा है, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। An oxide of iron contains 40% oxygen in it, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, या हम किसके, ऑक्सीजन के एटम, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन इट। आपको कैलकुलेट करना है, आपको एक ऑक्साइड दिया हुआ है आयरन का ऑक्साइड, जिसमें ऑक्साइड क्या होता है, जिसमें आयरन और ऑक्सीजन दोनों अवेलेबल है, ठीक है। किसी भी मेटल का ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन अवेलेबल है, उसमें 40% दिया हुआ आपको ऑक्सीजन, और आपको ऑक्सीजन के नंबर फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं उसके, और उस ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, आपको मोलर मास दिया हुआ है, फॉर्मूला नहीं दिया, मोलर मास दिया हुआ है ऑक्साइड का, कितना दिया हुआ आपको 160, ठीक है। क्लियर है? देखिए नया क्वेश्चन मैं आपको एक बार करवा देता हूँ सोल्व, ठीक है ना। ऑक्साइड क्या होता है, जैसे आयरन का ऑक्साइड है, ये आयरन है और ये आपका ऑक्साइड है, ठीक है। हम नॉर्मल कंपाउंड बनाते हैं। अब Fe में हमें पता नहीं कितना Fe है, ऑक्सीजन में पता नहीं कितना ऑक्सीजन है, मतलब 1 है 2 है, किस रेशियो में ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, उसका परसेंटेज दिया हुआ है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं परसेंटेज ऑक्सीजन। हमें पता है मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज मास, उससे हम निकाल सकते हैं मास परसेंट से क्या होता है, मास ऑफ दैट सब्सटेंस। हमें ऑक्सीजन के लिए निकालना है, तो ऑक्सीजन का एक एटम का मास कितना होता है 16। अब हमें पता नहीं कितने एटम है, तो हमने मान लिया x एटम है, तो मल्टीप्लाई बाई x डिवाइड बाई
टोटल मोलर मास दिया हुआ है कितना 160 इंटू 100, और ये किसके बराबर है, आपको मास परसेंट दिया हुआ है कितना ऑक्सीजन का 40, इसको आप इक्वल कर दो 40 के साथ, यहाँ से आपका 16 से जाएगा ये 10 टाइम्स, 10 से कटेगा ये, और यहाँ से 10 से 10, और x की वैल्यू आ गई आपके पास 4। क्लियर है, हुआ क्लियर? तो x की वैल्यू आपके पास जो ऑक्सीजन के एटम है वो कितने हैं, 4 ऑक्सीजन के एटम है, वो ही आपको फाइंड आउट करने थे उसमें। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो सकता है अभी स्टार्टिंग में, इसको नोट करो, फिर एक और क्वेश्चन हम करते हैं अच्छा से, इससे अच्छे लेवल। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और करवाते हैं, करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इंसुलिन contains 3.2% sulfur by mass. Insulin contains 3.2% sulfur by mass in it. ठीक है, calculate the minimum molar mass of insulin। ठीक है, आपको इंसुलिन दिया हुआ है, उसमें 3.2% आपका सल्फर है मास परसेंट के हिसाब से। ठीक है, आपको निकालना है मिनिमम मोलर मास कितना हो सकता है इंसुलिन का। ठीक है, ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, आई होप होगा आपसे। ओके, देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ। इंसुलिन, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस जबरदस्ती जेईई वाले नीट वाले दे देते हैं, क्यों, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। अब आधे बच्चे तो इसमें क्या करेंगे, इंसुलिन का फॉर्मूला ढूंढने लग जाएंगे कि इंसुलिन का फॉर्मूला क्या है, और वही क्वेश्चन को छोड़ देंगे कि हमें फॉर्मूला नहीं पता है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, मास परसेंट दिया हुआ है किसका, सल्फर का, मास परसेंट सल्फर का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ आपका 3.2%। ठीक है, मास परसेंट किसके बराबर होता है, अभी पूछा है मिनिमम मोलर मास। मास परसेंट सल्फर का कैसे निकालते हैं, उसका मोलर मास 32 इंटू, मान लो उसमें x एटम है, कितने हैं x एटम सल्फर के, डिवाइड बाय टोटल मोलर मास जो हमें फाइंड आउट करना है। क्या पूछा है, मिनिमम मोलर मास पूछा है, टोटल मोलर मास, ये मोलर मास इंटू 100। अब आपको ये पूछा है कि मिनिमम मोलर मास पूछा है, क्या पूछा है मिनिमम। जब भी मिनिमम मोलर मास पूछे, इसका मतलब मिनिमम कब होगा, जब उसमें कम से कम एक सल्फर होगा। देखो अगर एक से कम है 0 है तो उसमें सल्फर तो परसेंटेज ही रहेगा ही नहीं, जबकि आपको दिया हुआ है 3.2% सल्फर है, इसका मतलब कम से कम एक सल्फर तो है। एक से ज्यादा है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ज्यादा हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा है मिनिमम मोलर मास निकालना है, इसका मतलब सल्फर कम से कम कितना रहेगा, एक, कितना रहेगा, एक। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, एक, क्योंकि अगर ये मिनिमम वर्ड हटा देता है यहाँ पे कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ इंसुलिन, तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि तब हमें पता नहीं कि सल्फर के कितने एटम हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन उसने पूछा मिनिमम मोलर मास, इसका मतलब कम से कम कितना रहेगा, एक, तभी हम उसका परसेंटेज दिया हुआ है, तभी उसको इंसुलिन को हम काउंट करेंगे। ठीक है, एक से कम हुआ तो 0 में तो होगा ही नहीं। ये आ गया आपके पास, इसको सोल्व करना है। 3.2 यहाँ से मोलर मास इस तरफ आया तो मोलर मास क्या होगा, मोलर मास इक्वल टू 3.2, ये 32, ये जाएगा आपका 10 टाइम्स, 10 इंटू आपका 100, ये आपके पास आ जाएगा मिनिमम मोलर मास कितना है, 1000। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, ट्राई करना है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है, लेवल वाले क्वेश्चन है, तो हो सकता है नहीं हो आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, ट्राई करो। पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है ना, ट्राई करो, इसको नोट करो, फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस्ट। ओके, तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसी में अब हम एक और वेराइटी, अलग वेराइटी का क्वेश्चन करते हैं, वो भी एक नया क्वेश्चन है। देखो हर क्वेश्चन आपको नया क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है ना, तो घबराने का नहीं है, ठीक है ना, सोचने का, दिमाग लगाने का।
फिर ट्राई करने का। आपको निकालना है, इन्हें क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम the percent of water is 53%। आपको वाटर का कितना परसेंट दिया हुआ है, 53.2%। कैलकुलेट इट्स फॉर्मूला, आपको क्या निकालना है, उसका फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, देखो हाइड्रेटेड टर्म और एनहाइड्रेटेड दो टाइप की आपकी टर्म होती है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ हाइड्रेट और अनहाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है। जैसे आपका FeSO4 है, क्या है आपका FeSO4, और एक होता है आपका FeSO4.2H2। ठीक है, ये है आपका एनहाइड्रेटेड। क्या है आपका, इसको हम बोलते हैं एनहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट। और ये है आपका हाइड्रेटेड, क्या है आपका हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। हाइड्रेटेड का मतलब उसके साथ ये जो वाटर जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं वाटर ऑफ हाइड्रेशन। क्या बोल सकते हैं हम, वाटर ऑफ हाइड्रेशन। इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब FeSO4 के साथ वाटर के दो क्रिस्टल अटैच हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो एनहाइड्रेटेड में मतलब होता है सिंपल, उसमें वाटर के जो क्रिस्टल है वो जुड़े हुए नहीं है। लेकिन हाइड्रेटेड का अर्थ होता है कि उसमें आपके वाटर के मोलिक्यूल साथ में जुड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन्हें हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एक क्लोराइड है, हाइड्रेटेड है मतलब उसमें वाटर के मोलिक्यूल अटैच है, और उसमें आपको वाटर का परसेंटेज दिया हुआ है 53.2%। ठीक है, आपको इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये मैंने आपको एक बार थोड़ा सा हल्का सा क्लू दे दिया है, इसको नोट करो एक बार, फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, ओके, तो देखिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा किसका, मैग्नीशियम का जो क्लोराइड है उसका। तो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं आयनिक कंपाउंड का, वो आपने आई थिंक 9th और 10th में सीख लिया होगा। एक बार मैं वापस बता देता हूँ। मैग्नीशियम पे चार्ज होता है +2, ठीक है, और क्लोरीन पे चार्ज होता है -1। इसको हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्मूला बनाने के लिए। आपका फॉर्मूला आएगा MgCl2। अब आपको दिया है हाइड्रेटेड है, इसका मतलब इसके साथ क्या जुड़े हुए हैं, वाटर के मॉलिक्यूल। लेकिन कितने जुड़े हुए हैं वो हमें नहीं पता, 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम x लिखेंगे। तो ये है आपका मेन फॉर्मूला। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें x की वैल्यू, कि x की वैल्यू क्या है। उसके लिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है वाटर का। ठीक है, निकाल लेते हैं। वाटर परसेंट कितना दिया हुआ है आपका, 53.2, किसके बराबर है। इसको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे मास परसेंट से। इसका मोलर मास कितना होता है आपका 18 इंटू एक्स, वाटर का मास ले लिया हमने 18 इंटू एक्स डिवाइड बाई टोटल मास। टोटल मास होगा आपका 18 इंटू एक्स प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड का मास, मोलर मास 35.5 इंटू 2 71 प्लस 24 कितना हुआ आपके पास, 71 प्लस 24 हो गया 95 प्लस 95। ठीक है, ये इक्वल है किसके, आपके 53.2 के। यहाँ आप इसको सोल्व करो, आपके पास लगभग x की वैल्यू आएगी 6। क्लियर है, इसका मतलब आपका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, MgCl2.6H2O। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से आप मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, देखो जरूरी नहीं है कि हर बार आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे ही सोल्व करने रहते हैं। कभी कभी क्या है, आप जो 4 ऑप्शन आते हैं उसमें से देख के भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे
मान लो आपके पास ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, क्या होता है आपके पास ऑप्शन दिए हुए रहते हैं कि ये ए ऑप्शन है, ठीक है, बी ऑप्शन है आपका MgCl2 डॉट 3H2O, सी ऑप्शन है आपके पास MgCl2 डॉट 1H2O और डी ऑप्शन है MgCl2 डॉट 2H2O। ये मान लो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप इसको सोल्व करो इतना और फिर आंसर निकालो, कोई जरूरी नहीं। आपको वाटर का परसेंटेज दिया हुआ है 53.2, आपको इसका मास निकालना है, कितना हुआ इसका मास 95, कितना है 95। अगर वाटर का परसेंटेज है 53.2 मतलब 50% से ज्यादा है, इसका मतलब वाटर का जो मास आएगा मोलर मास वो कम से कम 95 से ज्यादा आना चाहिए, तभी उसका परसेंट 50 से ज्यादा रहेगा। 53.2% है, ठीक है, तभी उसका परसेंटेज 50 से 95 से 50% से ज्यादा आएगा अगर उसका मोलर मास का 95 से ज्यादा है। यहाँ पे आप देखोगे तो मोलर मास 36 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 18, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 54। केवल एक ही ऑप्शन है जहाँ पे आएगा आपका 108, 95 से ज्यादा, मतलब परसेंटेज आपका वाटर का अगर इस केस में हम निकालें तो 53.2 मतलब 50% से ज्यादा आएगा। तो आपको डायरेक्ट ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, क्वेश्चन भी सोल्व नहीं करना है, डायरेक्ट ऑप्शन से भी आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हम देखेंगे, सीखेंगे, आप भी सीख जाओगे ये कैसे ऑप्शन से हम आंसर को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ तक नोट करो, फिर हम आगे और स्टार्ट करते हैं नए टर्म के साथ, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। ओके, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लॉज, पढ़ते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? कुछ नहीं होता है, सिंपल होता है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताते हैं कि आपका जो कंपाउंड बनता है तो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से आपके जो कंपाउंड बनते हैं उनसे रिलेटेड आपके जो भी लॉज है कि वो कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, उनके लिए कुछ लॉज दिए हुए हैं। क्या है वो आपके केमिकल लॉज को एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। मतलब एक पुरानी हिस्ट्री है कि कैसे आपके कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, उनके पीछे क्या क्या लॉज दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें आपके बहुत सारे लॉज आते हैं, उसमें जो फर्स्ट वन जो आता है वो आता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या आता है? फर्स्ट वन जो लॉ आता है आपका वो क्या है? आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट जो लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? ये तो पता होगा आप लोगों को, आई एम श्योर। क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। मतलब मैटर को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही क्या कर सकते हो, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो इसका हम पहले तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि क्या स्टेटमेंट है ये। इसका स्टेटमेंट क्या है? मैटर कैन नीदर बी created nor destroyed। मतलब मास क्या रहता है आपका? कंजर्व रहता है। या हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, मास इज ऑलवेज कंजर्व in a chemical reaction। किसी भी आपकी केमिकल रिएक्शन में जो मास है वो हमेशा कंजर्व रहता है, मतलब फिक्स रहता है। मतलब आपका रिएक्शन होने से पहले जो मास था रिएक्टेंट का, वही मास क्या होगा आपका रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद रहेगा प्रोडक्ट का। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब आपका मास क्या रहता है? कंजर्व रहता है। ये सिंपल सा लॉ आपका लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इसको नोट करो, फिर इसके ऊपर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मैं आपको लिखवा देता हूँ क्वेश्चन, या फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक बार आप इसे नोट कर लो, ठीक है।
ओके, तो इसके ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपका ये कहता है कि 6.85 ग्राम, कितना 6.85 ग्राम 6.85 ग्राम SrOH whole twice dot XH2O on heating gives 3.13 gram of water। ठीक है, 3.13 ग्राम ऑफ वाटर, और वी कैन से गिव्स 3.13 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस SrOH whole twice। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपको मोलर मास दिया हुआ है SrOH का होल ट्वाइस का 121। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस्ड है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको क्या दिया हुआ है, 6.85 ग्राम SrOH का होल ट्वाइस डॉट XH2O। इसको जब आप हीट करते हो, ये आपका एक सोल्ट है। ठीक है, SrOH का होल ट्वाइस डॉट XH2। ठीक है, ये एक आपका सॉलिड फॉर्म में, जब इसको आप हीट करते हो, जैसे ही आप हीट करोगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं, इवोपरेट हो जाते हैं, मतलब गैसेस के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। तो आपके पास बचेगा SrOH का होल ट्वाइस प्लस XH2O। ये आपके गैसेस के फॉर्म में, ये आपके इवोपरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका सॉलिड के फॉर्म में बचा रह जाएगा। अब आपको दिया हुआ है 6.85 ग्राम, इसका मास कितना दिया हुआ है 6.85 ग्राम gives 3.13 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस SrOH का होल ट्वाइस। इसका वेट आपको दिया हुआ है कितना 3.13 ग्राम। यहां से आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा के हम कह सकते हैं फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आपके रिएक्टेंट है उनका मास दैट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है, मास ऑफ रिएक्टेंट है आपका 6.85 ग्राम दैट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट 3.13 प्लस मास ऑफ वाटर WH2O। यहां से आप WH2O को फाइंड आउट कर सकते हो। ये कितना आएगा आपके पास 3.72 ग्राम, मतलब आपके पास ये जो वाटर है इसका वेट कितना आ गया आपके पास 3.72 ग्राम। क्लियर है, अब आपको क्या पूछा हुआ है, x की वैल्यू पूछी हुई है। ठीक है, ऐसा करते हैं हम, इसमें क्या करते हैं, हमने जो अभी सीखा है मास परसेंट वाला फॉर्मूला, उसके हिसाब से हम H2O का परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। H2O का परसेंटेज, H2O का वेट हमें पता है कितना है 3.72। तो हम दो तरीके से H2O का वेट परसेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इसके जरिए अगर हम फाइंड आउट करें परसेंटेज ऑफ H2O, वो क्या होगा, मास ऑफ वाटर 3.72 डिवाइड बाय टोटल मास कितना है आपका 6.85 इंटू 100। एक तो आपके पास ये तरीका हो गया परसेंटेज ऑफ वाटर फाइंड आउट करने का। दूसरा तरीका हम इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, परसेंटेज ऑफ वाटर जो हमें निकालना है दैट इज इक्वल टू 18 इंटू एक्स, इसका मोलर मास 18 इंटू इसके मान लो x मॉलिक्यूल्स है तो 18 इंटू एक्स डिवाइड बाई 18x प्लस इसका मोलर मास आपको दिया हुआ है 121। अभी हमने देखा था मास परसेंट का फॉर्मूला। ठीक है, सब्सटेंस का मास डिवाइड बाई टोटल उसका मोलर मास इंटू 100। ये आपके पास आ गया परसेंटेज का फॉर्मूला। दोनों की वैल्यू सेम है, आप इनको क्या करो, इक्वेट कर दो। इक्वेट कर दो। जैसे हम इक्वेट करेंगे तो आपके पास आएगा 18x इंटू 100 डिवाइड बाई
18x plus 121, that will be equal to 3.72 divided by 6.85 into 100। इसको आप सोल्व करना, इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी आएगी आपके पास 8, कितनी आएगी 8। मतलब इस क्वेश्चन में वाटर के जो क्रिस्टल्स होंगे वो कितने होंगे, x की वैल्यू 8 वाटर के क्रिस्टल्स होंगे, ठीक है। ये आपका आंसर रहेगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन था ये अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो इनकी भी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। इसके बाद हम नेक्स्ट और भी लॉ जो आपके हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन के जितने भी आगे लॉ आएंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर को हम यही फिनिश करेंगे। इसको रिवाइज करूं क्योंकि फॉर्मूलेज हमने क्वेश्चंस बहुत किए हैं, तो आई एम श्योर आपको आने चाहिए क्वेश्चंस, ठीक है। और टर्म्स का यूटिलाइजेशन या फिर उनको आपकी डेप्थ होनी चाहिए, पकड़ानी चाहिए, ठीक है, क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।